हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट्स। तो हम लोगों ने बच्चों अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में बात की थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट भी था, जिसको हम लोग केसी बोलते थे। वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी केसी, और वहाँ पर C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। तो यानी कंसंट्रेशन के टर्म्स में जब हम लोगों ने कांस्टेंट निकाला था उसको हम लोगों ने बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ ऐसा ही हम लोग करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट्स के साथ। तो बच्चों वहाँ पर हम लोगों ने Kc निकाला था, एक Kp निकाला था पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने क्या लिया था, जैसे हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स लिए थे वैसे ही हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर टर्म्स भी लिए थे, निकालते हुए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करेंगे आज Ka, Kb और Kw की। तो Ka हमारा A जो है वो स्टैंड्स फॉर एसिड, B स्टैंड्स फॉर बेस और W स्टैंड्स फॉर वाटर। तो सबसे पहले बच्चों शुरुआत करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने केवल वीक एसिड के लिए क्यों बात करने जा रहे हैं कांस्टेंट, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट की। तो सपोज करते हैं अगर हम लोग HCl लेते हैं और इसका अगर स्ट्रॉन्गली आयनाइजेशन हो जाता है, तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं जिनका 100% आयनाइजेशन, लगभग ऑलमोस्ट 100% आयनाइजेशन हो जाता है। तो जिसका 100% बच्चों लगभग आयनाइजेशन हो जाता है, तो इसका मतलब है कुछ समय बाद जो H+ और Cl- हैं वो सारे के सारे टूट जाएंगे, और जो हमारा अनआयनाइज्ड HCl है वो उसका अमाउंट क्या बचेगा, ऑलमोस्ट 0 बचेगा। तो इसका मतलब है जो रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी टुवर्ड्स प्रोडक्ट, यानी यहाँ से यहाँ की तरफ पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब बच्चों ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर कोई इरिवर्सिबल तरीके से मूव करे, तो हमारा इक्विलिब्रियम वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए हमारा रिएक्टेंट का भी अमाउंट होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमको इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग कोई वीक एसिड मान लेते हैं, जैसे हमारा CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, HF होता है। तो ऐसे ही हम लोग कोई HA एसिड मान लेते हैं और H2O से रिएक्शन करके वो H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन और यहाँ पर A नेगेटिव आयन दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं अपना आयनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं Ka। तो सिंपली हम लोग कैसे करेंगे, T = 0 टाइम, यानी इनिशियल टाइम पर अगर हम लोग इसको C मानते हैं और इसको 0 0, तो एट इक्विलिब्रियम ये बच्चों ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। कहाँ पर, केमिकल इक्विलिब्रियम में। कहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले पार्ट में। तो अगर आप लोगों ने बच्चों वो वाला पार्ट नहीं देखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो तुरंत जाके सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको देखना चाहिए बच्चों, क्योंकि आगे जितनी भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम सारे कैसे करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पे करेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम पर हम लोग C - Cα, तो ये जो हम लोगों ने Cα लिखा है, तो अल्फा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और C हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो वहाँ पर बच्चों हम लोगों ने डिटेल में बात की है कि किस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज़ करके उसका डिसोसिएशन निकाल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पर, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग उसका कितना अमाउंट डिसोसिएशन हुआ है वो सारी बातें हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर Cα, और अब हम लोग देखेंगे स्टोइचियोमेट्री, तो यानी 1 है तो यहाँ पर भी Cα और यहाँ पर भी Cα। तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम पर ये तीनों कंसंट्रेशन आ चुकी हैं, तो इसका हम लोग K निकाल सकते हैं। तो K होगा हमारा H3O पॉजिटिव A- HA। इसका बच्चों 1 होगा क्योंकि प्योर लिक्विड है ये।
तो इसकी हम लोग क्या लिख देते हैं, अच्छा यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग Ka लिखेंगे क्योंकि ये हमारा किस लिए है, वीक एसिड के लिए। H3O की कंसंट्रेशन C अल्फा, A की कंसंट्रेशन C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। तो इसको हम लोग कर देंगे C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन ले लेंगे 1 माइनस अल्फा। तो बच्चों हमारा ये Ka आ जाता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अच्छा, चूंकि हम लोगों ने बच्चों वीक एसिड लिया हुआ है यहाँ पर, तो वीक एसिड के लिए हम लोग मानते हैं कि जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है यानी अल्फ़ा है वो बहुत ही कम होता है। अगर अल्फ़ा जो है वो अगर कोई भी 100% डिसोसिएट हो रहा है तो उसकी अल्फ़ा की वैल्यू होगी 1, और अगर बच्चों वो बहुत ही 0.001% डिसोसिएट होता है तो इसका मतलब है कि 1 के रिस्पेक्ट में यानी 1 के कंपैरिजन में वो बहुत ही कैसा है, छोटा है। तो अगर हम लोग यहाँ मानते हैं कि जो अल्फ़ा है वो हमारा जो वीक एसिड के लिए बहुत ही छोटा है 1 से, तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगा, ऑलमोस्ट 1 होगा। बच्चों सपोज कर लेते हैं 1 में से अगर हम लोग 0.001 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा लगभग 0.99 ऐसा करके कुछ आंसर आएगा, तो इसको हम लोग 1 मान सकते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी हो तो अगर 1 में से माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो लगभग कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको बच्चों हम लोग कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर Ka आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा आ जाएगा हमारा Ka अपॉन C। तो हम लोगों ने Ka यानी अपना क्या निकाल लिया, आयनाइजेशन कांस्टेंट, जो कि बच्चों हमारा है C अल्फ़ा स्क्वायर। तो अगर हम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ Ka यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो हम लोग निकाल सकते हैं √Ka अपॉन C, यानी हमको कांस्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए तो हम लोग बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये बच्चों हमारा कंपटीशन पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की डिस्कशन नहीं किया गया है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या आता है कि अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो, यानी डाइल्यूशन यानी बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया जाए, यानी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम कर दिया जाए, तो हमारा जो आयोनाइजेशन होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का यानी वीक एसिड का, यानी यहाँ पर वीक बेस भी हो सकता है अगर इन केस ऑफ बेस लेते हैं, तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसका हम लोग कंसंट्रेशन बहुत कम कर देते हैं या डाइल्यूशन बहुत बढ़ा देते हैं तो उसका जो आयनाइजेशन है वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा आयनाइजेशन हो जाएगा। ये कहता है हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ये वाला जो फॉर्म है ये भी बच्चों वही बताता है कि अगर हम लोग C कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 ले लें, यानी यहाँ पर अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन 0 के बराबर पहुँच जाए, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन बढ़ा दो इनफाइनाइट। तो एक ही बात हुई, या तो हम लोग कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 कर दें या फिर हम लोग डाइल्यूशन बिल्कुल इनफाइनाइट कर दें। तो अगर इसको हम लोग कर देते हैं तो ये अल्फ़ा जो हो जाएगी वो बहुत बढ़ जाएगी, यानी अपनी वैल्यू के बराबर आ जाएगी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेते हैं तो हमारा वीक एसिड का जो अल्फ़ा है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हो जाएगा, जिसका मतलब है कि उसका आयनाइजेशन पूरा का पूरा आयनाइजेशन हो जाएगा किसका, वीक एसिड का। और यही हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बोलता है। तो बच्चों इस वाले फॉर्म से हम लोग इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, किसको, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखा K हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट, C हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, तो इसको हम लोग बोलेंगे Kb। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग फिर से वही बात करते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो इरिवर्सिबली हमारा फॉलो करेगा मूवमेंट। तो हमको चाहिए रिवर्सिबल कंडीशन जिससे कि हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो और हम लोग क्या कर सकें, अपना कांस्टेंट फाइंड कर सकें, कांस्टेंट
फाइंड कर सकें बच्चों। तो इसी तरीके से हम लोगों ने कोई एग्जांपल लिया एक वीक बेस का, इसको हम लोग मानते हैं वीक बेस है जिसमें हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो चुकी है। तो यहाँ पर भी बच्चों हम लोग सेम काम करेंगे और बिल्कुल ही सेम तरीके से। तो अगर यहाँ पर हम लोगों ने C00 लिया, इक्विलिब्रियम पर C माइनस C अल्फ़ा और C अल्फ़ा, तो जैसा हम लोगों ने अभी वीक एसिड के लिए निकाला सेम हमारा इसके लिए भी निकलेगा। तो हम इसको बहुत वीक मान के इसका क्या निकाल लेते हैं, Kb। तो बच्चों अभी जस्ट हम लोगों ने Ka निकाला था C अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया है Kb इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसके भी अल्फ़ा का फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, √Kb/C। तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर Kb है हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, और C हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, और अल्फ़ा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने Ka और Kb को डिफाइन किया बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर की। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों Kw। तो वाटर के लिए बच्चों हम लोगों को वाटर ही लेना पड़ेगा और इसको हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा किसमें, वाटर में। बच्चों ऐसा हम लोग मान लेते हैं क्योंकि अभी तक हम लोग एसिड और बेसिस को भी वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे। तो अगर ये वाला H2O हमें एसिड की तरीके से बिहेव करेगा तो हमको इसी में डिसॉल्व करके हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और अगर बेस में तरीके से बिहेव करेगा तो भी हमको इसी तरीके से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा H2O है वो कैसा टूट रहा है, H+ और OH-। तो कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं बच्चों, दोनों ही सही है हमारी। तो इसके लिए अगर हम लोग K निकालते हैं तो K को हम लोग Kw लिख देते हैं, तो हमारा H3O पॉजिटिव अगर हम लोग इसके टर्म्स में देखते हैं, और OH- तो बच्चों ये H2O प्योर लिक्विड फॉर्म में है तो इसको हम लोग 1 लिख देंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा था अपनी हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में कि हमारा जो एक कंसंट्रेशन होता है वो या तो एक्वस मीडियम में हो या तो गैसियस मीडियम में हो, तभी हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। अदरवाइज उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं अगर वो प्योर लिक्विड या फिर प्योर सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पर बच्चों H2O जो है वो किस फॉर्म में है, प्योर लिक्विड फॉर्म में है। तो हमारा आ गया Kw इज इक्वल टू H3O इंटू OH नेगेटिव, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं H+ इंटू OH नेगेटिव है। तो बच्चों एक बात हमको एक्सपेरिमेंटली और पता चली कि जो हमारा H3O+ था इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या था, 10⁻⁻⁷। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया वाटर के लिए। तो हमको ये ऑलरेडी पता था, अच्छा ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड। तो अच्छा हमको ये पहले से पता है कि वाटर के लिए जो H3O+ होता है या H+ होता है उसका कंसंट्रेशन OH- के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम लोगों ने इसको एसिड लिया है ना ही इसको बेस लिया है, जनरली हमने इसको वाटर के फॉर्म में रखा हुआ है। तो हमको पता है बच्चों कि वाटर में H+ और OH- का जो कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम अगर इसके कंसंट्रेशन को रखते हैं और सिमिलरली इसकी कंसंट्रेशन को रखते हैं तो हमारी जो Kw है उसकी वैल्यू आती है -14। Kw की वैल्यू आती है बच्चों -14। तो यहाँ से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो H+ या फिर H3O+ या OH- का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू क्या है, तो बच्चों यहाँ पर से हम लोग जो H2O है उसकी जो नेचर है यानी वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, तो हम लोग यहाँ पर H+ और OH- की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो उन दोनों की कंसंट्रेशन है इसको क्या माना है, इक्वल माना है। तो अगर यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन या H3O की कंसंट्रेशन OH से ज़्यादा आती है, 3 कंडीशन बनती हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोग कभी H+ लिख देते हैं, कभी H3O+ लिख लेते हैं, तो इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है।
क्योंकि जो H+ होता है वो H3O+ के फॉर्म में रहता है। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चाहे हम लोग बच्चों H+ लिखें चाहे H3O+ लिखें, बात बच्चों एक ही है। तो यहाँ पर अगर H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो हमारी ये कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर का होगा वाटर। और अगर ये बराबर है तो ये न्यूट्रल नेचर का होगा, और अगर OH ज़्यादा है तो ये बेसिक नेचर का होगा। तो 3 कंडीशन आती हैं हमारी H2O के केस में। तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा H2O कौन से नेचर को फॉलो कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH-। तो इसको हम लोग बोलते हैं, KW को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा कि K कैसे फाइंड करते हैं, KB कैसे फाइंड करते हैं, और KW क्या होता है। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, Ka, Kb एंड KW। तो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं Ka, Kb और KW, यानी जिसको हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। तो बच्चों हम लोगों ने जो Kc और Kp यानी जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे थे, उसकी जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तब हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसकी कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। यानी अगर कोई रिएक्शन है बच्चों Ha और H+ और A-, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो हमारा जो Ka आएगा, यानी जो हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो जो Ka की वैल्यू आएगी, मान लेते हैं X आती है, तो ये जो X वैल्यू है वो C पर डिपेंड नहीं करेगी। यानी Ha का इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो बच्चों 1 मोल लें, चाहे वो 4 मोल लें, चाहे वो 10 मोल ले लेते हैं, लेकिन जो Ka की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो बिल्कुल सिमिलर है, कैसे, जैसे हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की थी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन कांस्टेंट इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, पहली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो टेम्परेचर स्पेसिफिक था, यानी अगर टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं तो हमारा Kc या Kp की वैल्यू भी चेंज हो जाती थी। तो यहाँ पर भी बच्चों जो हमारा K और Kb है, तो उसकी वैल्यू हमारी कैसी है, टेम्परेचर स्पेसिफिक है। टेम्परेचर स्पेसिफिक यानी टेम्परेचर चेंज होने पर हमारा जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है कि अगर Ka की वैल्यू बढ़ती है, तो बच्चों Ka क्या होता है, हमारा एसिडिक कांस्टेंट होता है, तो हमारी एसिडिटी भी क्या होगी, एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो अगर Ka की वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और अगर Kb की वैल्यू बढ़ती है तो बेसिसिटी, यानी जो Kb है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, बेसिसिटी का। यानी Ka की वैल्यू बढ़ी तो बच्चों एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, Kb की वैल्यू बढ़ी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ा, Ka की वैल्यू घटी तो एसिडिक कैरेक्टर घटा, Kb की वैल्यू घटी तो बेसिक कैरेक्टर घटा। बच्चों एक बात बच्चों यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा कि pKa की वैल्यू एसिडिटी से कैसे वेरी करती है। तो pKa क्या होता है यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों। अभी हम लोग अगले जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें हम लोग देखेंगे pH की वैल्यू क्या होती है, -log(H+). अच्छा बच्चों ये वाली बात हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं pH स्केल। अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये बात हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि इसको बोलते हैं pH स्केल, और pH की वैल्यू होती है -log(H+n). तो ऐसे ही pKa को बोलते हैं -log(K), ऐसे ही pKb को बोलते हैं -log(Kb), -log(K), तो इस फार्मूले से ही दिख रहा है कि अगर जो Ka की वैल्यू होगी उसका अपोजिट होगा हमारा pKa। तो Ka की वैल्यू बढ़ने से एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन बच्चों जो pKa होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के। तो इसका मतलब है
पी के की वैल्यू जब बढ़ेगी तो एसिडिटी क्या होगी, घटेगी। अगर पी के की वैल्यू घटी तो एसिडिटी बढ़ेगी। ऐसे ही पी के बी की जो वैल्यू होती है वो भी 1/बेसिसिटी। तो बच्चों इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमको कुछ वैल्यू दे रखी हैं, मान लीजिए पी के ए की वैल्यू दे रखी है और हमको पूछा गया है कि हमारी एसिडिक कैरेक्टर घटेगा या बढ़ेगा। तो पी के ई की वैल्यू को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर घटेगा या बढ़ेगा। इसी प्रकार बच्चों के की वैल्यू को भी देखकर हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे के और पी के या के बी और पी के बी की वैल्यू वेरी करती है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के साथ। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग फिनिश करते हैं अपनी प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना जो लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, वो है हमारा रिलेशन बिटवीन के बी एंड के डब्ल्यू। रिलेशन बिटवीन के बी एंड के डब्ल्यू। बच्चों ये जो हमारा रिलेशन है के बी और के डब्ल्यू का, ये हमारा सिंपल रिलेशन होता है के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो इसको हमको बहुत ही नीड नहीं होती है इसके डेरिवेशन की, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को डीप में समझने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डेरिवेशन कैसे होता है। लेकिन बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये याद रखने की आपको नीड होगी। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से डराइव हुआ है। तो बच्चों हम लोग कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं या HCl की रिएक्शन ले लेते हैं, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसके लिए हमारा K निकलेगा अपॉन HCl। तो H2O बच्चों हमारा प्योर लिक्विड है तो यहाँ छोड़ दिया है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग कोई भी बेस लेते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी बेस ना लेके हमारा इस HCl का जो कॉन्जुगेट बेस था उसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो Kb निकलेगा वो निकलने वाला है HCl OH माइनस अपॉन Cl नेगेटिव। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 जब करेंगे, यानी K इंटू के बी करेंगे, तो हम लोग देखते हैं K इसकी क्या वैल्यू है, H3O प्लस Cl नेगेटिव अपॉन HCl इंटू HCl OH नेगेटिव Cl नेगेटिव। Cl यहाँ पर जो कट गया, HCl कट गया, तो हमारा K इंटू के बी क्या आया, H3O प्लस और OH माइनस। तो बच्चों हमको पहले से ही पता है H प्लस या OH माइनस कह लीजिए या H3O प्लस या OH माइनस कह लीजिए, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, के डब्ल्यू के बराबर। तो हमारा फॉर्मूला आ गया के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो यही बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन आ जाता है के बी और के डब्ल्यू के बीच, वो हमारा ये एक रिलेशन बच्चों हमारा पी के बी और पी के डब्ल्यू के बीच में होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ साथ एक रिलेशन पी के बी और पी के डब्ल्यू में भी देख लेते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पी के क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के, पी के बी माइनस लॉग ऑफ के बी और पी के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमको लॉग फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, लॉग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, के इंटू के बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के डब्ल्यू। तो लॉग एम इंटू एन को हम लोग लिख सकते हैं लॉग के प्लस लॉग के बी। बच्चों ये फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन का, लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी लॉग के प्लस लॉग के बी। अब हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, तो हमारा हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ के बी माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। बच्चों दोनों तरफ अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आने वाला। तो माइनस लॉग ऑफ के को हम लोग लिख सकते हैं पी के ए
और माइनस लॉग ऑफ के बी को लिख सकते हैं पी के बी, और माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू को लिख सकते हैं पी के डब्ल्यू। तो एक रिलेशन हमारा यहाँ पर और आता है, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू की हमारी वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पर 10⁻⁻14, और पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14। तो यहाँ पर ये भी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, दो रिलेशनशिप हैं, के बी और पी के बी की, तो वो हम लोगों को ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। तो बच्चों पी के डब्ल्यू की 14 कैसे आ गई? अगर माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू की वैल्यू रखते हैं तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14, तो ये -14 आगे आएगा तो आ जाएगा 14 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया 14। तो यहाँ पर पी के डब्ल्यू की वैल्यू आ जाती है बच्चों 14। तो आई होप बच्चों आज की जो क्लास थी उसमें आप लोगों ने के बी और के डब्ल्यू से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका रिलेशन, पी के डब्ल्यू, पी के बी, पी के, उनके बारे में उनका रिलेशन, तो आज आप लोगों ने वो सारी चीज़ें देखी बच्चों। तो आई होप कि आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी आपके लिए। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। टिल देन बाय बाय। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।